ओके, तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडल पेपर के बारे में। ठीक है, मॉडल पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे जो 2024 और 25 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसके पैटर्न पर आने वाले जो आपकी परीक्षा है उस परीक्षा में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसका आज हम लोग विश्लेषण करेंगे, इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। पहला जो क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, कह रहा है कि चोर जो शब्द है ना, इसका विलोम क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे कि पहला चैप्टर आपको विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन शब्द? विलोम शब्द। विलोम शब्द आपको याद कर लेना है, साथ ही साथ पर्यायवाची शब्द भी आपको याद कर लेना है। पर्यायवाची शब्द, इसके साथ साथ अनेक शब्दों के बदले एक शब्द आपको याद कर लेना है। अनेक शब्दों के बदले क्या? एक शब्द। और इसके साथ साथ आपको एक शुद्ध शब्द याद कर लेना है। शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द याद कर लेना है। ठीक है, क्या याद कर लेना है? शुद्ध शब्द। जैसे आपको पूछ देगा विलोम शब्द पूछ देगा, पर्यायवाची शब्द पूछ देगा, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द और एक शुद्ध शब्द आपको पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है। तो बताइए, चोर का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? क्या होगा? साधु होगा। साधु का मतलब कि जो व्यक्ति चोर न हो, तो चोर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? साधु हो जाएगा। और शब्द से आपके इतने चैप्टर्स पूछे जाएंगे। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द और शुद्ध शब्द, ये सब याद करने वाली चीज है। आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तुम क्या खा रहे हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है तुम क्या खा रहे हो। अब इसमें क्या आपको बताना है? कौन सा सर्वनाम है। आपको बताए थे संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। आप लोग बताएंगे कौन कौन भेद होता है। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या आता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा आता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और पांचवा, छठा आता है आपका निजवाचक सर्वनाम। क्या आता है? निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। बात समझ रहे हैं ना? तो ये सर्वनाम के कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। पहला पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तुम क्या खा रहे हो, इससे किसका बोध हो रहा है? प्रश्न का। इसलिए इस सर्वनाम को हम लोग कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपको सर्वनाम का परिभाषा बताए थे, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम में पहला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके 3 उपभेद होते हैं। पहला होता है क्या? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है ना। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तो जो है ना, इसका उच्चारण स्थान क्या है। उच्चारण स्थान आपको बताए थे, मुंह के जिस भाग से किसी वर्ण और ध्वनि का उच्चारण किया जाता है उस स्थान को उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान में आप याद रखिएगा कि जो त वर्ग होता है, क्या होता है? त वर्ग। और जो दंत स होता है, दंत स होता है, इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो दंत होता है। इसका उच्चारण दांत से किया जाता है, मतलब दांत से किया नहीं जाता है। जो हमारा जीभ है ना, वो दांत को क्या करता है? स्पर्श करता है। तो इसलिए इसको हम लोग, उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा दंत। तो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए, तालु जो होता है ना, वो कवर्ग का उच्चारण स्थान होता है। सॉरी, ये कंठ जो होता है वो कवर्ग का उच्चारण स्थान होता है। बात समझ में आ रहा है? कंठ किसका उच्चारण स्थान है? कवर्ग का। और दंत जो है ना, ये तवर्ग का उच्चारण स्थान होता है। पवर्ग जो होता है उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ठीक है, वह छत से गिर पड़ा। अब यहाँ पे देखिएगा, जो सी दर्शा रहा है ना, तो जब भी कोई वस्तु ठीक है, किसी अन्य वस्तु से क्या होता है? बिछड़ता है। यानी जब जुदाई का बोध होता है, किसका बोध होता है? जुदाई का। तो जुदाई के लिए हम लोग आपादान कारक का प्रयोग करते हैं। आपादान, आपादान कारक। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। आपादान कारक से किसका बोध होता है? जुदाई का बोध होता है। ठीक है, जैसे आप लोग सुने होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध काके की। बात समझ में आ रहा है? तो आपादान जो है ना, वो किसको दर्शाता है? जुदाई। जैसे अगर आप कहिएगा कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पत्ता पेड़ से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो अलग होगा तो उसमें आपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सत्याग्रह के लिए, सत्याग्रह के लिए एक शब्द। ये आपका आ गया क्या? अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। अभी आपको बताए शब्द से विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। तो सत्याग्रह के लिए जो है एक शब्द क्या है? सत्य के लिए, आग्रह के लिए एक शब्द होता है सत्याग्रह। सत्याग्रह होता है, सत्याग्रह नहीं होता है। ठीक है, बाकी गलत है। सत्याग्रह, आंसर इसका सी हो जाएगा। सत्याग्रह, आपको जानते हैं कि गांधी जी जो है ना 1917 में
एक आंदोलन चलाए थे जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब चलाया गया था? 1917 में। किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में। यहाँ पे इन्होंने नील की जो खेती थी, नील की खेती, ठीक है, नील की खेती पर जो किसानों को ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, उसको गांधी जी ने उस समस्या का क्या किया? समाधान किया। अगला प्रश्न कह रहा है जो खेत शब्द है ना, खेत शब्द है ये क्या है? तो आपको बताए थे कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज और संकर। आप याद रखिएगा क्षेत्र जो होता है ना, क्षेत्र जो होता है ये आपका तत्सम शब्द होता है। क्षेत्र क्या होता है? तत्सम। लेकिन हमसे पूछ रहा है खेत, तो क्षेत्र का जो तद्भव होता है ना, तद्भव होता है, ठीक है, ये देशज देसी भाषा नहीं है। देशज में आप, ये देशज भाषा नहीं है। आप याद रखिएगा जिसका ड्यूअल मीनिंग निकलेगा ना, जैसे आप कहते हैं, जैसे रात्रि कहते हैं, तो रात्रि का जो मिलता जुलता शब्द है वो क्या है? रात है। तो रात और रात्रि, रात हो गया आपका कौन शब्द? तद्भव, और रात्रि हो गया तत्सम। ये क्या होता है? दोनों शब्द आपस में बहुत ज्यादा एक दूसरे से क्या होता है? मिलता है। इसका विकृत रूप होता है। तत्सम के विकृत रूप को ही क्या कहते हैं? तद्भव। मतलब इस दोनों का सेम मीनिंग होता है। बात समझ में आया? इसको देशज नहीं बोल सकते। देशज का एक ही शब्द का अर्थ होगा, लेकिन ये तत्सम और तद्भव दोनों एक दूसरे का क्या करते हैं? मैक्सिमम माने ज्यादातर एक दूसरे का अर्थ को व्यक्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर, देखिएगा, निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा है? हमको भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है। तो पहाड़ भाववाचक संज्ञा नहीं है, नदी भी आपका भाववाचक संज्ञा नहीं। भाववाचक संज्ञा आपका है बुढ़ापा। आप याद रखिएगा, बुढ़ापा कह देगा या मानवता, मानवता, दानवता, दानवता। अगर मानव केवल कहेगा तो जातिवाचक संज्ञा, दानव कहेगा तो, लेकिन इसमें अगर आपको प्रत्यय दे देगा, जैसे मानवता दे देगा, दानवता, या पूछेगा हरियाली, क्या हरियाली, या बुढ़ापा, कौन सी संज्ञा है? तो आंसर इसका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिसे हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग माप या तौल नहीं सकते हैं। बुढ़ापा को आप माप या तौल नहीं सकते हैं। बात समझ में? अगला शब्द कह रहा है अज्ञान कौन सा समास है? समास चैप्टर हम लोग पढ़े थे कि समास के कितने भेद होते हैं? 6। पहला होता है तत्पुरुष समास, दूसरा होता है कर्मधारय, तीसरा होता है बहुब्रीहि, चौथा अव्ययी भाव, पांचवा होता है द्वंद्व, छठा होता है द्विगु। एक अतिरिक्त समास आपको बताए थे, अतिरिक्त समास। क्वेश्चन पूछेगा तो 6 ही बताएंगे, लेकिन अतिरिक्त समास में आपका आता है नज समास। नज समास का पहचान होता है कि इसका पहला जो शब्द होता है वो नकारात्मक होता है, अनु जिसमें रहेगा, अ रहे या अनु रहे, ठीक है। तो ये शब्द नहीं को दर्शाता है, नहीं क्या है? नकारात्मक शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अज्ञान शब्द कौन सा समास है? आंसर हो जाएगा नज समास है, ठीक है। भानुमति का पिटारा, भानुमति का पिटारा माने अनावश्यक बात करना, बस में अनावश्यक बातों का भंडार, अनावश्यक वस्तुओं का भंडार को क्या कहते हैं? भानुमति का पिटारा। जैसे बोलते हैं ना कि वह उसने भानुमति का पिटारा खोल दिया, माने अनावश्यक वस्तुओं का भंडार खोल दिया। जो आपके आवश्यक का नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं अनावश्यक। क्या बोलते हैं? अनावश्यक। इसका आंसर बी हो जाएगा। भानुमति का पिटारा जो मुहावरा है इसका अर्थ हो जाएगा क्या? अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। अगला प्रश्न कह रहा है ना कि महाशय, महाशय आप जानते हैं ना कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके अंत में आकारांत, आकारांत जो है ना प्रत्यय हम लोग लगा देते हैं, प्रत्यय, तो वो शब्द जो है पुल्लिंग से क्या बन जाता है? स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे अगर आप छात्र लिखिएगा तो पुल्लिंग और छात्रा लिखिएगा तो स्त्रीलिंग। उसी तरह महाशय जो शब्द है ना आपका क्या है? पुल्लिंग है, लेकिन इसमें आकारांत शब्द जोड़ दीजिएगा तो महाशया हो जाएगा, ठीक है। महाशया आपका क्या है? कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है। महाशय का महाशया, छात्र का छात्रा होता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा महाशया। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? महाशया। आपको बताए थे जिस शब्द से पुरुष और स्त्री होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं? 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में ये 3 होते हैं, इंग्लिश में ये 4 होते हैं। संस्कृत में आपका 3 होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, जबकि आपका अंग्रेजी में 4 होता है। संस्कृत में 3 होता है, अंग्रेजी में 4 होता है। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। रुचि शब्द का विशेषण पूछ रहा है ना, तो रुचि शब्द का विशेषण होता है रुचिकर। विशेषण आपको बताए थे, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि विशेषण किन 2 शब्दों की विशेषता बताता है, तो आप याद रखिएगा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जबकि क्रिया और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? तो रुचि का आंसर क्या हो जाएगा? रुचि का विशेषण हो जाएगा रुचिकर। अगला प्रश्न कह रहा है ना कि वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आप याद कीजिएगा प्रत्यय 2 तरह के होते हैं। हिंदी में जो प्रत्यय है वो 2 तरह का होता है। एक होता है कृत प्रत्यय। क्या होता है बाबू? कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में लगता है,
क्रिया के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, और दूसरा होता है तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय जो होता है ना, वो क्रिया को छोड़कर अन्य शब्द में जुड़ता है। जैसे वास्तव से आपका बना है वास्तविक, तो इसमें जो प्रत्यय है वो इक है। आप याद रखिएगा, इसमें जो मात्रा दिया है ना, वो छोटी ई का मात्रा दिया है। यहाँ भी इक है, लेकिन आप याद रखिएगा विक ऐसे नहीं होता है। वास्तविक में देखिएगा ये हर्षई है कि दीर्घई है? हर्षई है, और हरस्व स्वर का प्रयोग किया गया, और हरस्व स्वर आपका क्या होता है? छोटी ई होता है। अब बड़ी ई जो होता है ना, बड़ी ई जो होता है वो आपका दीर्घ स्वर होता है। बात समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। निश्चय का विलोम पूछ रहा है, आपको विलोम शब्द याद रखना है। तो निश्चय का क्या हो जाएगा? अनिश्चय। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निश्चय का अनिश्चय, संभव का असंभव होता है ना, नियमित का अनियमित। विलोम शब्द जिस शब्द के विपरीत अर्थ होते हैं उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द का दूसरा नाम विपरीतार्थक शब्द होता है। तो विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, श्रुति समविनार्थक शब्द, और साथ ही साथ शुद्ध शब्द पे आप लोग विशेष रूप से क्या करेंगे? ध्यान देंगे। आमरण शब्द में पूछ रहा है उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। 3 तरह का उपसर्ग आपको बताए थे। एक तो होता है हिंदी का उपसर्ग, एक होता है संस्कृत का उपसर्ग, और एक होता है उर्दू फारसी का उपसर्ग। 3 तरह का उपसर्ग होता है, हिंदी का उपसर्ग, संस्कृत का उपसर्ग और उर्दू फारसी का उपसर्ग। इसमें पूछता है कि संस्कृत के कुल कितने उपसर्ग होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 22। हिंदी में संस्कृत के कुल कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। आमरण में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पहले आता है, तो आमरण में कौन सा उपसर्ग है? आ। आमरण, आमरण में आ उपसर्ग है। आप याद रखिएगा कि उपसर्ग जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। निम्न में से शुद्ध शब्द, आप याद रखिएगा, शुद्ध शब्द से क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है। अनाधिकार जो है, ये अनाधिकार इस तरह से लिखते हैं, अनधिकार, नधिकार, ये सब गलत है। अनाधिकार किसी चीज को सही रूप से नहीं, मतलब इलीगल, गैर कानूनी जो होता है, गलत ढंग से पेश किए गए चीज को अनाधिकार कहते हैं। अनाधिकार का मतलब गलत तरीके से पेश किया गया चीज, अनाधिकृत। अब समझिए, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आपको शुद्ध शब्द से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे श्रृंगार पूछ देगा, तो आप लोग याद रखेंगे कि श्रृंगार में डबल र नहीं होता है। अगर ऐसे श्रृंगार लिखेंगे तो ये गलत होता है। मैक्सिमम लोग ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन यह गलत है। इसमें ये र जो देख रहा है ना, ये र नहीं होता है। यहाँ पे देखिएगा, ये र इसमें नहीं है। मैक्सिमम लोग ऐसे ही लिखते हैं, जो कि गलत है। आप लोग याद रखिएगा, श्रृंगार में एक ही र होता है, इसमें 2 र नहीं होता है। यही श्री है, श्री र नहीं होता है, श्री र नहीं होता है, इसमें श्री र दे दिया है, इसलिए ये गलत है। बाकी ये इस तरह से तो होता ही नहीं है। आंसर सी हो जाएगा। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 तरह के प्रत्यय होते हैं, अभी हमने आपको बताया, तदित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसके अंत में? क्रिया के अंत में। क्रिया को छोड़कर अन्य शब्द में जुड़ने वाले प्रत्यय को तदित प्रत्यय कहते हैं। आंसर हो जाएगा इसका 2। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक कृत प्रत्यय और एक तदित प्रत्यय। संस्कृत में 3 हो जाता है, स्त्री प्रत्यय भी होता है। दूध और पानी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। आप याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होगा। द्रव अलग चीज होता है, द्रव्य अलग चीज होता है। तो द्रव जो होता है ना, इसको लिक्विड कहा जाता है। जैसे पानी, तेल, दूध, ये लिक्विड है। लेकिन देखिए, सोना चांदी तो आपका लिक्विड नहीं होता है, ठोस अवस्था में होता है। तो द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। द्रव्य का मतलब क्या होता है? पदार्थ होता है। प्रत्येक द्रव एक द्रव्य है, लेकिन प्रत्येक द्रव्य एक द्रव नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूध पानी आपका द्रव्यवाचक क्या है? संज्ञा। द्रव नहीं होता है, द्रव्य होता है। ठीक है। वेदना में प्रत्यय, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है? अंत में। जबकि उपसर्ग जो होता है वो पहले जुड़ता है। उपसर्ग कहाँ जुड़ता है? पहले जुड़ता है। अब प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? अंत में। अंत में क्या है? ना। तो इसमें आंसर हो जाएगा ना। वेदना में ना आपका क्या है? प्रत्यय है। प्रत्यय किसी भी शब्द के कहाँ जुड़ता है? अंत में। और उपसर्ग पहले। शब्दांश 2 तरह के, प्रत्यय और उपसर्ग। संसार जो है ना, ये आपका पूछ रहा है कि संसार का संधि विच्छेद क्या होगा। संधि से क्वेश्चन आपको पूछेगा। 2 वर्णों के परस्पर मेल से जो नया विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि 3 तरह का होता है, जिसमें पहला संधि स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद? 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। उसके बाद व्यंजन संधि होता है, उसके बाद विसर्ग संधि होता है। संसार आपका जो है ना, सम जमा सार होता है। सम जमा क्या होता है? सार। आंसर बी हो जाएगा। सम जमा सार को क्या बोलते हैं? संसार बोलते हैं। ठीक है। सम जमा कल्प को संकल्प बोलते हैं। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। संधि के कितने भेद होते हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जबकि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। आप याद रखिएगा, संज्ञा का सीधा सीधा होता है नाम। जो नाम को दर्शाता है संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। आपकी संज्ञा के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। संज्ञा के कितने भेद? 5 भेद होते हैं। इसके साथ साथ आप लोग याद रखेंगे,
कि शब्द के 8 भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शुद्ध शब्द आपका है मैं आपका दर्शन करने आया हूं, यही आपका शुद्ध वाक्य है। ये को गलत है, इसमें चाहता हूं गलत है, दर्शन चाहता हूं नहीं होता है, ठीक है। और आपके, मैं आपके नहीं होता है, मैं आपका होता है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अस्मिता का अर्थ होता है अस्तित्व या पहचान। अस्तित्व और पहचान को ही क्या बोलते हैं? अस्मिता। अस्मिता, अस्मिता का अर्थ होता है पहचान या अस्तित्व, ठीक है। बाकी ये सब आपका गलत है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अनुराग में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग कहाँ लगता है? पहले लगता है, पहले। और यहाँ पे आप याद रखिए अनुराग में अनु जो है ना ये उपसर्ग है। अनु क्या है? उपसर्ग है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। माता पिता कौन समास है? आपको बताए थे जो पेयर वर्ड्स होगा ना, पेयर वर्ड्स का मतलब युग्म शब्द। जो युग्म शब्द होगा ना, युग्म मतलब जोड़ा, जोड़ा जो एक दूसरे का विलोम हो, एक दूसरे का क्या हो? विलोम हो। तो इन शब्दों को हम लोग कहेंगे कौन सा शब्द? इन शब्दों को हम लोग कौन सा समास पूछ रहा है ना, तो समास में ये द्वंद्व समास हो जाएगा। द्विगु समास में संख्या आता है, याद रखिएगा। जैसे दोपहर, दोपहर आपका द्विगु समास है, दोपहर। या चौराहा, क्या चीज? चौराहा। चौराहा आपका क्या है? चौराहा क्या है? ये आपका संख्या है। तो ये संख्या जिसमें रहेगा वह आपका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा बताइए? संख्या रहेगा तो द्विगु समास। धनहीन, धन से हीन, धन से हीन आपका क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। अच्छा, द्वंद्व में आपका एक दूसरे का विलोम शब्द रहता है, अव्ययी भाव में क्रिया विशेषण रहता है, कर्मधारय में विशेषण रहता है। बात समझ में आ रहा है? लड़का आया था तो भूतकाल हो जाएगा। जब किसी वाक्य के अंत में क्या रहेगा? था, थे, तो ये कौन सा काल होगा? भूतकाल। क्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? 3। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लंबोदर कौन सा समास है? जिसका लंबा हो उदर, उदर माने होता है पेट, तो जिसका पेट बड़ा हो उसको लंबोदर कहते हैं। जिसमें एक विशेष अर्थ होगा ना उसको बहुब्रीहि समास कहेंगे, बहुब्रीहि समास। जैसे दशानन, दशानन किसको बोलते हैं? रावण को। चतुरानन किसको बोलते हैं? ब्रह्मा जी को। नीलकंठ भगवान शंकर को। वीणा पाणी सरस्वती को। परिमाणवाचक विशेषण आपको बताना है, तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। पहला होता है संख्यावाचक, दूसरा होता है परिमाणवाचक, तीसरा होता है गुणवाचक और चौथा होता है सर्वनामिक विशेषण। कौन कौन विशेषण होता है? तो पहला संख्यावाचक जो संख्या को दर्शाएगा 1 2 3 4। दूसरा होता है परिमाणवाचक, थोड़ा सा, बहुत, समझ रहे हैं ना? थोड़ा और बहुत क्या होता है? थोड़ा और बहुत सा जो होता है ना ये आपका परिमाणवाचक विशेषण होता है। संख्या क्या होता है? जो 1 2 3 4 को दर्शाए, नया पुरान काला गोरा, ये सब गुणवाचक विशेषण होता है। और सर्वनामिक विशेषण आपका यह वह ये और वे, जब संज्ञा के ठीक पहले आएगा तो वो सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अंतिम जो प्रश्न है ना, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? समय पर धोखा देना, समय पर धोखा देना। कुछ लोग होते हैं जो अंगूठा दिखा देते हैं, इसका मतलब क्या होता है? समय पर धोखा देना। तो 30 क्वेश्चंस को हम लोग कवर किए, ठीक है। 30 क्वेश्चंस को हम लोग क्या किए? कवर किए, जो 2025 के लिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि किस किस चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। उन चैप्टर पे आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग देखते हैं।